Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have studied order of kinetics in which we discussed first order and zero order kinetics. फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन जो रहता है वो एलिमिनेट होता है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में. ओके, सो कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. और जीरो ऑर्डर क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. मोस्टली जो ड्रग्स रहती हैं वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर. और हमारी जैसे फेनेटोइन हो गई, एस्पिरिन हो गई, अल्कोहल हो गया, वारफेरिन हो गई, थियोफाइलिन हो गई, ये सब क्या फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं. ओके, नेक्स्टली जो हमने पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था स्टेडी स्टेट के बारे में. सो ऐसा स्टेट जिसपे क्या होता है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाता है किसके, रेट ऑफ एलिमिनेशन के. द स्टेट एट विच रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल बिकम इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन. कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में, 4 to 5 हाफ लाइफ्स लगता है. ठीक है, और टारगेट जितना हमको अचीव करना है स्टेडी स्टेट में, मतलब प्लाज्मा में जो पर्टिकुलर ड्रग का टारगेट अचीव करना है हमको, तो वो किससे पता करेंगे हम लोग, स्टेडी स्टेट कितना हम लोग डोज एडमिनिस्टर करें कि स्टेडी स्टेट पहुंच जाए. ठीक है, प्लाज्मा में ये हम लोग किससे पता करेंगे, डोज रेट से पता करते हैं. ठीक है, डोजिंग रेट से पता करते हैं. और जो हमारा एम्पलीट्यूड रहता है, जो क्रस्ट मतलब जो हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स रहते हैं, वो किसके फैक्टर में आता है, वो हमेशा डोजिंग इंटरवल के फ्रैक्शन में आता है. ठीक है, वो डोजिंग इंटरवल जो रहता है वो बेसिकली उसको अफेक्ट करता है हमारा. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज. ठीक है, अगर हमको इमरजेंसी पर्पस है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उसके लिए अगर हमको इमरजेंसी रिस्पॉन्स चाहिए, हमको जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो थेरापेटिक जो लेवल है पर्टिकुलरली जो ड्रग का रीच करना चाहिए, वो हमको बहुत क्विक चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हाई डोज ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे. वी विल एडमिनिस्टर अ हाई डोज ऑफ ड्रग, और उससे क्या होगा, वो लोडिंग डोज हो जाएगा. तो थेरापेटिक कंसंट्रेशन जो स्टेडी स्टेट होगा उसका वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा. और फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर करते जाएंगे. और यही हमारा क्या, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग रहता है वो बेसिकली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी ड्रग एलिमिनेट हुई. ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, बेसिकली मेंटेनेंस डोज. इन टुडेज लेक्चर वी विल बेसिकली डिस्कस, we will start with our topic, that is pharmacodynamics. ठीक है, सो फार्माकोडायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग. ओके, एंड डायनामिक्स मतलब क्या होता है, पावर. डायनामिक्स मतलब क्या, पावर. ठीक है, और क्या होता है, डी फॉर, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि डी फॉर ड्रग. सो ड्रग डज टू द बॉडी. ठीक है, ड्रग डज टू द बॉडी. सो इसके आगे व्हाट लगा दीजिए, पावर की यूनिट. सो व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक्स में. बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि ड्रग क्या क्या करती है बॉडी के साथ. ठीक है, सो बेसिकली ड्रग क्या करती है, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस करती है. सो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ड्रग का रिसेप्टर के साथ क्या रिस्पॉन्स है, या कौन से रिसेप्टर के थ्रू ड्रग रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है पर्टिकुलरली कौन सा. और बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज में मतलब या बायोकेमिकल रिएक्शंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वो पर्टिकुलर जो स्टिमुलेशन क्रिएट हो रहा है उससे ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये बेसिकली इसमें फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो इट is the branch of science और it is branch of pharmacology. ठीक है, it is branch of pharmacology that deals with the study of MAP, M-A-P. It deals with the study of MAP, that is mechanism of action. Okay, adverse effect of the drug की
एडवर्स अफेक्ट ऑफ द ड्रग की, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं, और फाइनली फार्माकोलॉजिकल एक्शन. Okay, so it is basically the branch of science that deals with the study of MAP, that is mechanism of action, okay, adverse effect and pharmacological action. ठीक है. अब इसके बाद जो हम लोग सबसे पहली चीज़ देखेंगे फार्माकोलॉजी इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में, ओके सो इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ एक्शन. ठीक है, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्शंस. सो ड्रग क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है बॉडी में, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे. इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किन किन मैकेनिज्म्स के थ्रू या किन किन चीज़ों के थ्रू जो ड्रग है पर्टिकुलरली हमारी वो एक्शन प्रोड्यूस कर रही है. ओके उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तो मतलब जैसे जो डोज दिया हमने और जो रिस्पॉन्स आया उसके बीच में जो कर्व आ रहा है, या उसके बाद हम लोग देखेंगे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. सो सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन की, तो इसको याद करने का निमोनिक क्या है, सिड आर सी. क्या सिड आर सी या सिड सी आर ए, क्लास का क्या सी आर ए कौन, सिड. ओके सो टाइप ऑफ एक्शन. सो फर्स्ट जो एक्शन रहता है वो क्या रहता है, स्टिमुलेशन. ओके स्टिम्युलेशन. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन में क्या होता है, ऑन एडमिनिस्टरिंग द ड्रग देयर विल बी इंक्रीज्ड एक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू. इंक्रीज्ड एक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू. ओके सो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद क्या होता है कि जो स्पेशलाइज जो जिस पर्टिकुलर हमको सेल पे जैसे एक्ट कराना है, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं अभी पहले ही. ठीक है, एग्जांपल की अगर बात करें तो जो एड्रेनालिन रहता है, ठीक है, और जो पाइलोकार्पिन रहता है, पाइलोकार्पिन. ओके सो एड्रेनालिन क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट. ठीक है, इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट और स्टिमुलेट द हार्ट. ओके एंड पाइलोकार्पिन क्या करता है, आईज को स्टिमुलेट करता है. किसको, आईज को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ आई. ओके लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन followed. So excessive stimulation will sometime followed by the depression. So excessive stimulation हुआ, ठीक है, so depression भी हो जाता है उसके जस्ट बाद. तो हाई पिक्रोटॉक्सिन, हाई डोज ऑफ पिक्रोटॉक्सिन अगर हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी को, सो वो पहले क्या करेगा, वो क्या होता है, पिक्रोटॉक्सिन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट. इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट. लेकिन अगर हाई डोज में एडमिनिस्टर करेंगे तो इसकी वजह से क्या क्या होगा, सबसे पहले तो कन्वल्जन्स होंगे. ठीक है, कन्वल्जन्स, फिर क्या होगी, कोमा, और फाइनली क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा और पेशेंट जो है ही विल डाई. ओके सो हाई डोज ऑफ पिक्रोटॉक्सिन में क्या हुआ, सबसे पहले CNS स्टिमुलेशन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ. ठीक है, डिप्रेशन हुआ, और डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हुआ, कन्वल्जन्स, कोमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्शन हो गया किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का, तो ये हो गया हमारा स्टिमुलेशन. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट. जैसा कि हमने डिप्रेशन पढ़ा, सो SID, D stands for secondly we will discuss about depression. So in depression there will be decreased activity of the specialized cell, decreased activity of specialized cells or tissue. ठीक है, decreased activity of specialized
सेल्स, ठीक है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल, ठीक है, और टिश्यू भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, और टिश्यू, ठीक है। तो इसमें डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल बारबीट्यूरेट, बारबीट्यूरेट क्या करता है, डिप्रेस करता है किसकी एक्टिविटी को, ब्रेन की एक्टिविटी को, ठीक है, सो इट इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट, ठीक है। लेकिन और जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओमेप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल क्या होता है, डिक्रीज करता है एसिड के सिक्रीशन को, डिक्रीजेस द एसिड सिक्रीशन इन स्टमक, एसिड सिक्रीशन, ओके। सो ये क्या करता है, बेसिकली एसिड के सिक्रीशन को कम करता है ओमेप्राजोल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है, ये एसिड के सिक्रीशन को कम करता है, लेकिन जैसे कि हम अब हमारा एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, सो इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट एज वेल स्टिमुलेंट, इट स्टिमुलेट्स बेसिकली द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ठीक है, इट बेसिकली स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा and inhibit the and basically it inhibits acetylcholine stimulate the intestinal mucosa and inhibits the assay node of the heart, assay node जो कि हेल्प करता है कंडक्शन में, assay node, AV node, so intestinal mucosa को स्टिमुलेट कर रहा है, लेकिन assay node को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, so it is difficult to distinguish between, so it is difficult to distinguish between depressants and stimulants, okay, depressants and stimulants. Now moving on towards our next topic, or next type of action, we will have third I, that is irritation. What? Irritation. So irritation basically किनकी वजह से होता है, जो एजेंट्स हम लोग टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है एडजेसेंट टिश्यू का या स्किन का, और क्या होता है उसकी वजह से लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस पे। सो एजेंट्स और ड्रग्स भी कह सकते हैं, एजेंट्स ऑन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन causes irritation of skin irritation of skin and adjacent tissue okay, also causes loss of function, ठीक है। अब इसमें एक और जो टर्म आता है इरिटेशन में, वो आता है काउंटर इरिटेंट। क्या? काउंटर इरिटेंट। सो ये वो एजेंट्स रहते हैं जो कि जैसे कभी मसल में पेन हो रहा है तो डीप सीटेड जो भी पेन रहते हैं वो काउंटर इरिटेंट जो रहते हैं वो इनको एनकाउंटर करते हैं। सो एजेंट्स दैट रिलीफ दैट और दैट इनहिबिट डीप सीटेड पेन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो टॉपिकल हो रहा है लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, मसल में जाके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, यूकालिप्टस ऑयल, ठीक है, यूकालिप्टस ऑयल। उसके बाद मिथाइल सरजाइड, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। लेकिन इसमें क्या होता है, काउंटर इरिटेंट कैसे फंक्शन करते हैं? सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं क्या, लोकल सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा ये क्या काम करते हैं, इनहिबिट करते हैं, क्या इनहिबिट करते हैं, कंडक्शन टू
conduction to spinal cord, inhibit conduction towards spinal cord. So spinal cord जो हमारा रहता है वो बेसिकली ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो वो क्या करता है, ब्रेन तक मैसेजेस पहुंचाता है, तो उसके कंडक्शन को भी ये स्टॉप कर देते हैं. सो इनहिबिट कंडक्शन टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड. सो ये इसका काम रहता है काउंटर इरिटेंट और इरिटेंट्स का. ऐसे एजेंट जो कि क्या करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं किसका, स्किन और एडजेसेंट टिश्यू का, और इनकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है. ठीक है. सो इट इज आवर थर्ड एक्शन और थर्ड टाइप ऑफ एक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द ड्रग. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, वी हैव fourth one, we have replacement. So when there is loss of endogenous substances, for example जैसे डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, या थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो सारे थायरॉक्सिन की कमी तो उसमें होती है, अपन को क्या कहते हैं, मिक्सेडेमा में रहती है. ठीक है. तो रिप्लेसमेंट में ये जितने भी जो एंडोजीनियस सब्सटेंसेस अपनी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं उनको रिप्लेस करते हैं हम लोग किससे, ड्रग्स के थ्रू. ठीक है. उनको रिप्लेस हम लोग किससे करते हैं, ड्रग्स के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है. सो रिप्लेसमेंट when there is loss of endogenous substances. Okay, so when there is loss of endogenous substances, okay, endogenous substances, so it can be replaced by the drugs. So it is replaced by drugs. So it is replaced by drugs. ठीक है. और इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे, बेसिकली थायरॉक्सिन जिसकी कमी हो जाती है किसमें, मिक्सेडेमा में. ठीक है. मिक्सेडेमा. एंड नेक्स्टली वी हैव डायबिटीज मेलाइटस में जिसकी किसकी कमी होती है, इंसुलिन की. सो हम लोग इंसुलिन का पैच आता है, ठीक है, और इंसुलिन को IM एडमिनिस्टर कर सकते हैं एब्डोमेन में, थाई में. ठीक है. तो हमने आगे पढ़ा है कि कैसे एडमिनिस्टर करेंगे इंसुलिन को. सो इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस. ओके. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टाइप ऑफ एक्शन दैट इज कॉज्ड बाय द ड्रग इज साइटोटॉक्सिसिटी और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट. ठीक है. फिफ्थ, साइटोटॉक्सिक एक्शन. ठीक है. सो इट इज ऐसी जो ड्रग्स रहती हैं ये किस में यूज होती हैं, बेसिकली साइटोटॉक्सिक किस में यूज होंगी, आपको क्या लगा, एंटीबायोटिक्स या एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स की किलिंग करती हैं. ठीक है. सो ड्रग्स दैट kill, okay, drugs that kill specialized cells. ठीक है. एग्जाम्पल्स सेल्स कह लें या बैक्टीरिया कह लें. ओके, बैक्टीरिया. ठीक है. स्पेशलाइज्ड सेल्स और बैक्टीरिया. सो वी हैव एग्जाम्पल्स दैट इज एंटीबायोटिक्स. And nextly we have anti-cancer drugs. So these are the types of action that is produced by the drug particularly. So we have stimulation, irritation, depression, okay, and then we have RC replacement and cytotoxic, that is drug can kill the specialized cells or the bacteria that are present in the body. So examples we have antibiotics and एंटी कैंसर. ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली हमको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे चल रहा है. जैसे हमने पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ा, फिर एक्सक्रीशन पढ़ा, वैसे ही टाइप्स ऑफ एक्शन के बाद अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ओके. Okay, so now moving on towards the mechanism of action. Okay, so in mechanism of action we basically have two types, that is firstly we have receptor mediated
जिसको कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्टली वी हैव नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। ओके, सो नेक्स्टली वी हैव नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि रिसेप्टर मीडिएटेड हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग सिर्फ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। ठीक है, और नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की बात करें तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में हम लोग क्या होता है कि कुछ जो ड्रग्स रहती हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन से बाउंड होती हैं। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप का वो थोड़ा क्लासिफिकेशन है, अलग था, लेकिन मैं अभी बेसिक समझा देता हूँ आपको कि स्पेसिफिकली क्या होता है। कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोटीन से बाइंड करते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन से रहते हैं, और ये रहते हैं सबसे पहला तो जो हो गया हमारा रिसेप्टर, तो ये तो हम लोग उसको अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर को तो अलग ही पढ़ेंगे, तो ये इसमें आएगा नहीं। ठीक है, सो इसमें जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में जो आएगा वो आएगा हमारा आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, ओके, एंड लास्टली वी हैव आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड वी हैव एंजाइम्स। सो ये कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ इन प्रोटीन्स से बाइंड करती हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन से, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम्स एंड द रिसेप्टर। लेकिन रिसेप्टर को हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड है इन प्रोटीन्स को हम लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ जो ड्रग्स रहती हैं वो अदर प्रोटीन से बाइंड करती हैं, अदर प्रोटीन से बाइंड करती हैं। ठीक है, अदर प्रोटीन से मतलब क्या है मेरा, जैसे कि CTV, जैसे कि कॉल्चिसिन्स, टैक्सिन्स एंड विंसा एल्केलॉइड। ठीक है, विंसा एल्केलॉइड, ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, बाइंड करती हैं किससे, एक तो ट्यूब्यूलिन करके जो प्रोटीन रहता है मसल में, ट्यूब्यूलिन, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहता है ट्यूब्यूलिन, उससे बाइंड करती हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड से भी बाइंड करती हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से भी बाइंड करती हैं। दीज ऑल्सो बाइंड्स टू न्यूक्लिक एसिड्स। और ये क्या बेसिकली क्या काम करते हैं, ये सब एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया एक और टाइप जो हो गया हमारा, ये फर्स्ट टाइप हो गया, अदर प्रोटीन्स, इसको ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये एक प्रोटीन वाला जो हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या आ जाएंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब जो फिफ्थ टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो अदर टाइप पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड हो गया और रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड की। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, सो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में जो सबसे पहला मेथड है वो है बाय फिजिकल मीन्स। बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स। ओके, सो बाय फिजिकल मीन्स में क्या होता है कि नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या हुआ, सबसे पहले फिजिकल मीन्स के थ्रू जो ड्रग्स हैं वो अपना मैकेनिज्म पर्टिकुलरली परफॉर्म कर रही हैं। सो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, PAO पाउडर, DAR पाउडर। ठीक है, ये निमोनिक है, याद करने का, क्या, PAO DAR पाउडर। तो ठीक है, सो P क्या है, ठीक है, तो इसमें जो O है वो ऑस्मोसिस है, सबसे पहले तो ऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें A जो है वो क्या है, एक तो एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन, और दूसरा क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज। ठीक है, नेक्स्टली जो R है वो क्या है, रेडियो
एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू, ठीक है। और लास्टली क्या है हमारे पास, डी फॉर डेमल्सेंस, डी फॉर डेमल्सेंस। और ये क्या है, फिजिकल ही है, ये भी फिजिकल मास, ठीक है, फिजिकल मास। तो जो फिजिकल मास में, तो इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन जिन जिन लोगों को हुआ होगा उन्होंने ईसब घुल खाया होगा, ईसब घुल। तो ये क्या करता है, बल्क लैक्सेटिव है, ये कैसा काम करता है, बल्क लैक्सेटिव का काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग पानी के साथ जब लेते हैं ईसब घुल को, ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली बल्क इंक्रीज करता है, मतलब स्टूल का कंसंट्रेशन वो इंक्रीज करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन या सॉरी, जैसे अगर डायरिया जैसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ईसबगुल से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मीन्स के थ्रू। नेक्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेस, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पाबा इज इट्स एग्जांपल। ऑस्मोसिस की बात करें तो जो मैनिटॉल होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि आईवी इन्फ्यूजन करते हैं हम लोग मैनिटॉल का। सो मैनिटॉल बेसिकली किस में होता है, सेरेब्रल इडेमा में, सेरेब्रल इडेमा में यूज होता है, ठीक है। तो वो किसका, उसका जो मेथड है वो कैसा है, मैनिटॉल का फिजिकल मींस के थ्रू वो वर्क करता है। कैसा, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है उसका बेसिकली। ये सब चीज़ें हमको आगे काम आएंगी, ठीक है। ये इसीलिए सबसे बेसिक चैप्टर, और इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम ले रहा हूँ, ताकि आगे जब हम लोग चैप्टर्स की स्पीड इंक्रीज करें तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ में आते रहें, ठीक है। फिर डेमल्सेंस की बात करें तो कफ सिरप, ठीक है, कफ सायरप्स बेसिकली यूज्ड होते हैं। तो कफ सायरप्स का फंक्शन क्या रहता है कि जो लोकल इरिटेशन हुआ है, ठीक है, लोकल इन्फ्लेमेशन हुआ है, लोकल इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, लोकल इन्फ्लेमेशन जो हुआ है उसको क्या करेगा, कोट करके सूदिंग इफेक्ट कॉज करेगा। इट विल कोट द म्यूकोजा, कोट द म्यूकोजा, ठीक है। डेमल्सेंट्स क्या करते हैं, कफ सायरप्स, जो कि उनका काम क्या रहता है, कोट करते हैं किसको, म्यूकोजा को, और क्या करते हैं बेसिकली सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या सूदिंग इफेक्ट मतलब प्रोवाइड करते हैं, सूदिंग इफेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया हमारे डेमल्सेंट्स, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव एडजॉर्प्शन। सो एडजॉर्प्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये बेसिकली किसमें यूज होता है, पॉइजनिंग के जो केसेस रहते हैं, पॉइजनिंग के जो ड्रग पॉइजनिंग्स, या आप लोग टॉक्सिकोलॉजी में देखेंगे तो चारकोल का यूज़ होता है। और चारकोल जो एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, इसका सरफेस एरिया, मतलब इसका जो एडजॉर्प्शन रहता है ना, काफ़ी अच्छा रहता है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, पॉइजन्स को एडजॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस पे, ठीक है। और ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये यूनिवर्सल उसमें भी यूज़ होता है, यूनिवर्सल क्या कहते हैं अपना, यूनिवर्सल एंटीडोट में भी एक्टिवेटेड चारकोल एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, उसके साथ MgSO4 रहता है, और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, ठीक है। एंड लास्टली व्हाट वी हैव इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। सो आयोडीन 131 क्या करता है, बेसिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर के ट्रीटमेंट में आयोडीन 131 जो यूज़ होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, फिजिकल मींस, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू जो फंक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली बाय द फिजिकल मींस ये रिलीफ पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फिजिकल मींस के। नेक्स्टली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल मींस। In non-receptor mediated we have second one is chemical means. Chemical means. Okay, so in chemical means what we have? We have chelating agents. What we have? Chelating agents. और chelating agents basically क्या होते हैं? These are complex compounds. Chelating agents क्या होते हैं? Basically
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या करता है, हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करने में चिलेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं। कैसे कि ये क्या करते हैं, हैवी मेटल्स के जो आयंस या मॉलिक्यूल आयंस जो रहते हैं उनको अपने क्रॉस्ड स्ट्रक्चर में वो जो इनका केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है चिलेटिंग एजेंट्स का, उसमें क्या करते हैं, चिलेट कर लेते हैं, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमको इन ऑर्डर टू ट्रीट द पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स, इन ऑर्डर टू ट्रीट द पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स। पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स को केमिकल मीन्स, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है इसका, केमिकल मीन्स के थ्रू। सो पॉइजनिंग ऑफ हैवी मेटल्स में यूज होता है हमारा क्या, चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्टली व्हाट वी हैव antacids. Antacids also produce their actions through the chemical means. What they basically do, they decrease the acid secretion, ठीक है। Decrease the acid secretion. Now moving on towards the third one. Sorry, in chemical means we have antacids and antacids और antacids का काम क्या रहता है, न्यूट्रलाइजेशन का रहता है, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रहता है ना, न्यूट्रलाइजेशन का काम रहता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड्स। दैट इज HCl जो हो रहा है या HCl जो हैवी अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है उसके लिए एंटासिड्स हम लोग लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्टली वी हैव थर्ड, दैट इज बाय एंटीबॉडी प्रोडक्शंस। बाय एंटीबॉडी मतलब क्या कहेंगे उसको, बेसिकली बाय एंटीबॉडी चैनल्स, ठीक है, एंटीबॉडी चैनल्स। तो इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी चैनल्स में क्या होता है कि हम लोग जो मतलब डेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, बेसिकली वैक्सीनेट करते हैं। तो वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर जो पहले क्या होती हैं एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं उस पर्टिकुलर जो लेस वायरुलेंट स्ट्रेन है, जिसकी हमने वायरुलेंस को कम कर दिया, मतलब टॉक्सिसिटी को हमने जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स को हमने कम करके एडमिनिस्टर किया। तो क्या रहता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी आसानी से बना लेती है और फर्स्ट एनकाउंटर में वो जो हमारी बॉडी रहती है वो उसके खिलाफ पूरा कंप्लीटली लड़ लेती है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड एनकाउंटर रहता है, और इसीलिए इसका हेल्पफुल क्या है कि मतलब एंटीबॉडी चैनल्स के थ्रू क्या होता है, एंटीबॉडी चैनल्स बेसिकली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर, इट विल हेल्प्स टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीबॉडी बन गई तो हमेशा जो भी सेकंड रिस्पॉन्स रहता है या सेकंड एनकाउंटर रहता है, कि अगर आपको पहले बार में सामने वाले के बारे में पता है, ठीक है, तो आप जब सेकंड टाइम जब उससे मिलेंगे फर्स्ट इंप्रेशन के बाद, तो आप मतलब उस पर्टिकुलर तरीके से मिलेंगे कि मतलब इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स ये था। सो सेम बॉडी का भी मैकेनिज्म रहता है कि बॉडी क्या करती है, जो सेकेंड रिस्पॉन्स रहता है वो एनामिस्टिक और हाई पावर का रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, हाई पावर का रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, और उसको एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और वो हाई टेंडेंसी का रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पहले ही क्या करते हैं, बॉडी को उस पर्टिकुलर मतलब एंटीजन के बारे में बता देते हैं, ठीक है, ताकि उसके बारे में पहले से ही एंटीबॉडी बनी रहे उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे BCG का हमको वैक्सीन लगता है बचपन में, ठीक है, तो वो लगता है बेसिकली फॉर द TB, और OPV दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन फॉर पोलियो। तो ये सारा क्या होता है, ये इसी मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडीज में क्या करते हैं, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कराती हैं। एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस हो जाती है तो जब सेकेंडरी एनकाउंटर रहता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो बॉडी क्या करती है, एनामिस्टिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हाई इंटेंसिटी का रहता है फर्स्ट रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और आप जब सेकंड टाइम एनकाउंटर करोगे तो आपको पता रहता है कि मतलब हाँ ठीक है, ये आदमी ऐसा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है और इसको ऐसे किल करना है, उसके खिलाफ मेमोरीज बनी हुई हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नाउ जो फोर्थ मेथड है वो है अदर मेथड। अदर मेथड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो है बेसिकली नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के, वो है आयन चैनल्स, ठीक है, आयन चैनल्स
उसके बाद एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स और ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन मैं इनको बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि फिर ये और इसके साथ जो नॉन और रिसेप्टर जो मीडिएटेड है, जो रिसेप्टर मीडिएटेड है, ठीक है, तो ये आपका साथ में हो जाए। रिसेप्टर मीडिएटेड अलग है जिसमें हम लोग रिसेप्टर पढ़ेंगे, लेकिन ये चारों जो प्रोटीन रहते हैं इनके थ्रू क्या करती है हमारी बॉडी एक्शन करती है, ठीक है। ये दीज आर द स्पेशल प्रोटीन्स थ्रू विच आवर बॉडी वर्क, ठीक है। और अदर मेथड जो है उसमें क्या रहता है, अदर मेथड मतलब हमने वो पढ़ा था अभी कॉल्चीसिन का एग्जाम्पल, कॉल्चीसिन, कॉल्चीसिन बेसिकली क्या करता है, ट्यूब्यूलिन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहता है मसल का उनसे बाइंड कर लेता है, ट्यूब्यूलिन से बाइंड कर लेता है, ठीक है, ट्यूब्यूलिन से बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो ये अदर प्रोटीन्स का एग्जांपल हो गया। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द आयन चैनल्स। in non-receptor mediated we basically have ion channel. Okay, so अब जो नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं टॉपिक पे वो है फिफ्थ, दैट इज एंजाइम्स, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू द एंजाइम्स, लेकिन ये भी क्या है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। सो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, हमने पहले भी देखा था। अब सारे हम लोग वो पढ़ेंगे जो प्रोटीन्स के थ्रू मैकेनिज्म हो रहा है। अभी वो नॉन प्रोटीन वाला कौन सा था, कॉल्चीसिन वाला था, ठीक है। उसके एग्जांपल क्या थे, CTB, कॉल्चीसिन, टैक्सियंस और विंसा एल्टलॉइड। अब जो बात करेंगे हम लोग किसकी करेंगे, प्रोटीन वालों की। सो एंजाइम क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन, लेकिन क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बट all proteins are not enzymes, all proteins are not enzymes. Proteins can be ions, okay, receptors. So all enzymes are protein, but all proteins are not enzymes, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये जो ड्रग्स रहती हैं वो क्या करती हैं, एंजाइम्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, एंजाइम्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं। और ये हमारी ड्रग्स हो गई, ठीक है, और ये हो गया क्या, हमारे एंजाइम्स, ठीक है। तो ये एंजाइम्स के साथ इंटरैक्ट करके क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अब ये जो ड्रग्स रिएक्ट कर रही हैं, सो ये बेसिकली क्या करती हैं, या तो इंक्रीज करती हैं या तो डिक्रीज करती हैं, ठीक है। तो इंक्रीज करती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को, या तो डिक्रीज करती है। सो जो इंक्रीज वाली चीज़ें रहती हैं उसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं फर्दर। एक तो रहता है हमारा एंजाइम का स्टिमुलेशन, एंजाइम का स्टिमुलेशन, और दूसरा रहता है कि एंजाइम का इंडक्शन। इंडक्शन टॉपिक हमने माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन में भी पढ़ा है। सो ये उसी के सिमिलर है। और डिक्रीज वाले की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इनहिबिशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, इनहिबिशन, जिसके अंदर इनहिबिशन, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली वी विल स्टडी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, फिर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ेंगे। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो इक्विलिब्रियम वाले पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है। तो एंजाइम स्टिमुलेशन की सबसे पहले एंजाइम स्टिमुलेशन की बात करते हैं। सो ये जो ड्रग्स होती हैं हमारी, ये बेसिकली क्या करती है, जो ड्रग्स होती हैं हमारी क्या करती हैं, बेसिकली इंक्रीज करती हैं किसी भी रिएक्शन को, या तो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। डिक्रीज करती हैं। सो सबसे पहले तो इसका जो एक रेंज की अगर बात करें तो अगर नॉर्मल जो रेंज होगा, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग रेंज ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल लिमिट है इसकी।
ये नॉर्मल लिमिट सेट हो गई कि मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जितने फंक्शंस रहते हैं हमारी बॉडी में विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और एंजाइम की अगर बात करें, जहाँ एंजाइम यूज नहीं होता या जहाँ एंजाइम यूज भी हो रहा है लेकिन ड्रग यूज नहीं हो रहा, तो ये उसकी लिमिट है। तो ऊपर हम लोग ले लेते हैं वी मैक्स। सो वी मैक्स वो वेलोसिटी रहती है पर्टिकुलर रिएक्शन की जिस टाइम पे वो हाफ पहुंच जाती है। सो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विच इट इज रीच्ड। और के एम क्या बताता है, के एम क्या होता है, रेट कांस्टेंट रहता है, जो कि हमेशा क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, एफिनिटी के। एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी होती है बाइंडिंग टेंडेंसी। एफिनिटी क्या होती है, बाइंडिंग टेंडेंसी, ठीक है। सो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। सो ये नॉर्मल लिमिट इसकी इतनी है। अब बात करेंगे सबसे पहले एंजाइम के स्टिमुलेशन की, ठीक है, एंजाइम के स्टिमुलेशन की। फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ एंजाइम स्टिमुलेशन। सो ए लिख देते हैं इसको, ठीक है, ए लिख देते हैं। तो ए क्या हो रहा है, एंजाइम का स्टिमुलेशन। सो एंजाइम का जब भी स्टिमुलेशन होता है तो एंजाइम की जो एफिनिटी रहती है, सो देयर विल बी इंक्रीज इन एफिनिटी। सो देयर विल बी इंक्रीज इन एफिनिटी ऑफ द एंजाइम। और एंजाइम के स्टिमुलेशन हुआ तो उसकी एफिनिटी बढ़ गई। एफिनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिकली जो Km रहेगा वो कम हो जाएगा, Km जो रहेगा वो कम हो जाएगा। और Vmax जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है एंजाइम के स्टिमुलेशन में। सो जो इसका ग्राफ आएगा, ठीक है, ये जो ग्राफ आएगा इसका Vmax का और Km का, सो ये क्या है, बेसिकली ये Km है, ठीक है, और ये क्या है हमारा Vmax, ठीक है, और ये क्या है Km जहाँ पे स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है, Kms, दैट इज Km जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, Km, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करने वाले थे हम लोग, क्या किसकी बात करने वाले थे, एक और जो इंक्रीज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, वो हो रहा था एंजाइम के इंडक्शन की वजह से। सो एंजाइम इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एफिनिटी तो नहीं बढ़ती है, लेकिन क्या होता है, इंक्रीज इन माइक्रोजोमल एंजाइम्स, जैसे कि हमने पढ़ा था। सो इसमें भी क्या होता है, इंक्रीज इन एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, इंक्रीज इन एंजाइम प्रोटीन। सो अगर एंजाइम प्रोटीन बढ़ गया तो ड्रग्स भी हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या होगा, सैचुरेशन तो आ ही जाएगा, तो एफिनिटी पे उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो Km रिमेन्स अनचेंज्ड, Km रिमेन्स अनचेंज्ड, Km जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि एफिनिटी को उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो Vmax है, ठीक है, Vmax जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो अगर कहीं वेलोसिटी जो है रिएक्शन की पर्टिकुलरली वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारी सेकंड वाली लाइन है, जो थोड़ी ये जो सेकंड लाइन है, ठीक है, जिगजैग वाली, ये किसको बता रही है, ये एंजाइम के इंडक्शन को बता रही है। और जैसा कि मैंने कहा Km जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो Km इसका भी यही आएगा। Km स्टिमुलेशन और Km इंडक्शन दोनों क्या होंगे, एक ही लेवल पे आएंगे। लेकिन जो Vmax रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा सा स्टिमुलेशन से कम रहेगा। Vmax जो रहेगा वो स्टिमुलेशन से कम रहेगा। सो दिस इज Km ऑफ इंडक्शन, आई Km ऑफ इंडक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो डिक्रीज की बात करने वाले थे हम लोग। सो डिक्रीज की जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम लोग फर्स्ट बात करने वाले थे वो किसकी बात करने वाले थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, और ये क्या है, इसका सबस्ट्रेट है, ये क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। लेकिन ये क्या है, हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ड्रग, और इनहिबिटर का काम करेगा। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, इनहिबिटर का काम करेगा, इट विल वर्क लाइक इनहिबिटर। सो अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के थ्रू होते हुए जाएगा, ठीक है, सबस्ट्रेट अगर एड अप हो जाएगा एंजाइम के साथ, सो फंक्शनल प्रोटीन विल फॉर्म, फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म्ड। और फंक्शनल प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से स्टिमुलेशन होगा, या अगर कहा जाए तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी या प्रोडक्ट सही बनेगा। लेकिन अगर
इनहिबिटर क्या होता है, ऐड होता है एंजाइम के साथ। सो बेसिकली क्या होगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन तो बनेगा लेकिन कैसा बनेगा, नॉन फंक्शनल, जिससे कुछ क्या होगा, स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है या जिससे आगे रिस्पॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, या तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, या प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। ओके, सो दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। ठीक है, इसी पे बात कर लेते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक तो ये कैसी हो गई, ये हमारी हो गई एंजाइम बाइंडिंग साइट हो गई। ठीक है, ये क्या है हमारा इनहिबिटर। ठीक है, और ये जो साइट है ये क्या है, बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। और किसी भी एंजाइम में क्या होता है कि बाइंडिंग साइट, अब जैसे क्या होता है कि एंजाइम इसमें बाइंड कर गया, ठीक है, एंजाइम ने बाइंड कर लिया इसके साथ, लेकिन क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ता जाता है, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ता जाता है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में हमने दो टाइप के देखे थे, एक तो क्या देखा था, रिवर्सिबल, और दूसरा क्या देखा था, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। सो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो जो इक्विलिब्रियम टाइप होता है उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो इनहिबिटर है आके पहले उसने क्या किया, एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, उसने इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया, एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ता जाता है तो सबस्ट्रेट क्या करता है, इनहिबिटर को रिप्लेस कर देता है और फर्दर उसकी जगह बाइंड करके क्या बनाता है, फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ क्या हुआ, जो Km है, जो एफिनिटी है वो कम हुई। ठीक है, एफिनिटी डिक्रीज हुई, लेकिन जो Vmax है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। Vmax क्या रहा, कांस्टेंट रहा। सो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है हमारी, क्या हुआ, इक्विलिब्रियम वाले में जो Km है, एफिनिटी जो है किसकी, एंजाइम और सबस्ट्रेट की, वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, सॉरी, Km जो है वो इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि एफिनिटी कम हो रही है, एफिनिटी कम होगी तो Km क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो Km विल इंक्रीज, लेकिन जो Vmax होगा, Vmax जो होगी, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। क्यों, क्योंकि एंजाइम बाइंड, इनहिबिटर्स बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो या अगर अच्छे से कहा जाए तो जो Vmax होगा वो क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा इधर। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब एंजाइम एक लेवल पे, ये तो पहले की बात है कि जब एंजाइम उससे क्या कर रहा है, जो इनहिबिटर है जब पहले बाइंड कर रहा है तो क्या होगी, धीरे धीरे Vmax कम होगी। लेकिन पूरी रिएक्शन को अगर देखेंगे तो सबस्ट्रेट का अगर अमाउंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिटर को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि इनहिबिटर का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। सो Vmax जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, किसमें, इक्विलिब्रियम टाइप में। और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेता है, किसके साथ, एंजाइम के साथ, और वो क्या होता है, रिप्लेस नहीं होता। क्या होता है, इनहिबिटर जो रहता है वो क्या होता है, कभी रिप्लेस नहीं हो पाता एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बेसिकली एफिनिटी क्या हो गई, Km क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि एफिनिटी कम हो रही है। ठीक है, और Km इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेसिकली, जो और एफिनिटी कम हो रही है, और Vmax, अब क्या हो रहा है, एंजाइम्स तो इनहिबिटर से अलग हो ही नहीं रहे, सबस्ट्रेट आ ही नहीं पा रहा है, तो सबस्ट्रेट अगर आएगा नहीं तो Vmax क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट का जब अमाउंट बढ़ रहा है और तो इनहिबिटर जो है हमारे, उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, एंजाइम से अलग हो जा रहे हैं। लेकिन इनहिबिटर की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस में है, नॉन इक्विलिब्रियम वाले में, तो उसमें Km तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एफिनिटी तो डिक्रीज हो ही रही है, लेकिन जो Vmax है वो क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, इसको रहने देता हूं मैं। फिर अगर बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम ही सबसे तगड़ा है। वो क्या होता है, नॉर्मल इनहिबिटर की तरह नहीं, वो क्या करेगा, ये आया नॉन कॉम्पिटिटिव, सॉरी इधर बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, ये आता है एलोस्टेरिक साइट पे। एक और साइट होती है एंजाइम के पास जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या किया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया यहाँ,
जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होने वाला था सबस्ट्रेट अभी बाइंड नहीं हुआ, ठीक है, अभी सबस्ट्रेट क्या है, बाइंड नहीं हुआ, यहाँ इनिबिटर ही नहीं आया, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ, यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आया, उसने कॉम्पिटिशन ही नहीं किया उस पर्टिकुलर साइड के लिए, उसने बोला हम दूसरी साइड पर बाइंड करेंगे, उसने एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड किया। अब सबस्ट्रेट का शेप ये है, ठीक है, अब भाई ने उसको क्या किया, सर्कुलर कर दिया, सर्कुलर कर दिया। अब क्या हो रहा है, की तो इंसर्ट हो रही है लॉक में, लेकिन लॉक क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा है, या लॉक मतलब कि जा ही नहीं रही उसके अंदर। तो क्या हुआ, सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, उसके साथ एंजाइम के साथ बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसने जो बाइंडिंग साइड थी उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइड को क्या किया, ऑल्टर कर दिया, किसने, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, एफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो Km क्या होगा, इंक्रीज होगा, Km क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ओके। या बेसिकली कहा जाए कि यहाँ क्या हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आके बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, Km जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने तो उसके साथ एफिनिटी के उसके साथ क्या किया, फाइट किया ही नहीं उस पर्टिकुलर साइड के लिए। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या रहेगा, जो Km रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा, और क्या रहेगा, जो Vmax रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की जो मैंने बात करी थी, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर जिनकी मैंने बात करी थी, सो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसके बाद क्या रहता है कि बाइंडिंग साइट एक प्रोड्यूस होता है, जिसमें जो इनिबिटर जाके क्या करता है, बाइंड कर लेता है। सो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर की अगर मैं बात करूं तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करते हैं, Km को तो डिक्रीज करते हैं, ठीक है, Km को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि एफिनिटी तो बढ़ी दी है, लेकिन ये क्या करते हैं, Vmax को भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है, Vmax को भी डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम। और ये क्या हो गया, ठीक है, कैसे देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा कि डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कैसे हो रहा है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू, दूसरा हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू, और तीसरा हो रहा है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू। कॉम्पिटिटिव ने भी हमें फर्दर दो टाइप के देखे, एक तो इक्विलिब्रियम देखा, एक नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बेसिकली क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, एंजाइम मतलब जो ड्रग है हमारा वो आके पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, एंजाइम के साथ बाइंड करके क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जब सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है इनिबिटर को, और इनिबिटर को रिप्लेस करेगा तो Km क्या होगा, बेसिकली एफिनिटी कम हो गई तो Km क्या होगा, बढ़ जाएगा, और Vmax क्या है, अनचेंज्ड। क्यों, क्योंकि रिएक्शन या प्रोडक्ट जितना बनना था वो तो उतना ही बनेगा जब सैचुरेशन मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट है जब उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। नेक्स्टली मूविंग टुवर्ड्स द नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली नॉन इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि इनिबिटर क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, और क्या हो रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा है सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट से जब रिप्लेस नहीं होगा तो जो Km होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एफिनिटी सबस्ट्रेट की क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि इनिबिटर आके उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया। सो यहाँ Vmax भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा भाई, क्योंकि वो हटेगा ही नहीं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की, इन्होंने कंपटीशन ही नहीं किया एफिनिटी के लिए। तो जब एफिनिटी के लिए कंपटीशन ही नहीं किया तो जो Kmax रहता है जो कि एफिनिटी पे डिपेंड करता है बेसिकली, तो वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा, और जो Vmax रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि उन्होंने साइट को अल्टर कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, और नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट या तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर, तो इसमें क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर एक्ट करते हैं। तो वहां बेसिकली क्या होता है कि साइट एक क्रिएट हो जाती है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। व्हेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड देन अ न्यू साइट इज क्रिएटेड एंड इन विच द इनिबिटर एक्ट एंड इट डिक्रीजेस द, मतलब एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एफिनिटी इंक्रीज हो रही है तो Km क्या होगा, डिक्रीज होगा। एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो Km क्या होगा, डिक्रीज होगा। और Vmax क्या है, डिक्रीज हो रहा है। Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एग्जांपल एंड द ग्राफ। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एग्जांपल एंड द ग्राफ। अब इसमें हम लोग और एडिशन करेंगे, ये ऊपर वाले में रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या है, बेसिकली अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, पहले नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, उसका भी Km कैसा हो रहा है, अनचेंज्ड हो रहा है। और हमने जो एंजाइम इंडक्शन का पढ़ा था उसका भी Km क्या था, अनचेंज्ड था। तो नॉर्मल का ये है, नॉर्मल की लिमिट ये है Km की, ठीक है।
और एंजाइम इंडक्शन वाले की यही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल की है, ठीक है। और फाइनली फिर क्या है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का भी जो Km है वो कैसा है, अनचेंज्ड है, ठीक है। और Vmax कैसा है, Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तब भी थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में तो एकदम ही प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि साइट ही चेंज हो गई। और अगर इसकी बात करें तो ठीक है, ये कौन सा है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये क्या है एंजाइम इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर और इंडक्शन वाला, एंजाइम इंडक्शन वाला है। ये कैसा है एंजाइम स्टिमुलेशन वाला है, ठीक है। और ये कैसा है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का है ग्राफ, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ग्राफ है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्टली किसकी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का जो Km है वो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। Km सॉरी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो आया हमारा, ठीक है, वो रहा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में Km क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों में Km इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो Km क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। तो Km थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज रहेगा। तो ये आ गया Km की वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये आ गई Km की वैल्यू। ये क्या है Km इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ये Km है, यहाँ आई हटा दिया मैंने। तो ये Km क्या है, नॉर्मल वाला KNN, ठीक है। तो नॉर्मल वाला किसका है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का Km है, ठीक है। इसके बाद क्या है एंजाइम इंड्यूसर और नॉर्मल जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट सेट हुई है उसका, ठीक है। तो ये सारे तो हो गई इनकी बात, Km और Vmax की बात। अब बात करते हैं बेसिकली एग्जाम्पल्स की। और आज का ये लास्ट टॉपिक है लगभग एंजाइम्स। इसके बाद आने वाले टॉपिक में हम लोग आयंस और नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड वाले बेसिकली पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स जो कि बेसिकली दिए हुए हैं वो दिए हैं CAD, ठीक है। तो क्या दिए हुए हैं CA। सो मैं बेसिकली इसमें यही बताऊंगा जो जो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं बुक में, ठीक है। सो जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, कोलिनिस्टरेज, कोलिनिस्टरेज। नेक्स्ट क्या है एसिटाइल कोलिनिस्टरेज। और क्या है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया हमारे एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स, ठीक है। और ये क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी ये कौन सा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी ये कौन सा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में भी ये हमारा कौन सा है, पहला वाला कौन सा, इक्विलिब्रियम टाइप वाला है। कौन सा, इक्विलिब्रियम टाइप वाला। तो इक्विलिब्रियम टाइप वाले के ये सारे क्या है एग्जांपल्स। तो इसमें ये हो गए। इसके बाद एंडोजीनियस जो सबस्ट्रेट्स आके इसमें ऐड होते हैं, एंडोजीनियस जो सबस्ट्रेट्स आके होते हैं वो कोलिनिस्टरेज में एसिटाइल कोलिन, इसमें क्या होता है अपना एसिटाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एंजियोटेंसिन, ठीक है। और इससे क्या था एल डोपा। नॉर्मली ये सब आके इनसे क्या होते हैं ऐड होते हैं, सबस्ट्रेट रहते हैं। लेकिन जो एंजाइम्स हमने दिए, एंजाइम्स जो कि इनके सॉरी जो इनहिबिटर्स हमने दिए, जो इनहिबिटर हमने दिए, इनहिबिटर जो कि क्या करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेंगे इन एंडोजिनस सब्सटेंसेस को। सो एसिटाइल कोलिन का क्या हो गया नियोस्टिग्मीन और पाइसोस्टिग्मीन आप लोग बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ेंगे, अभी आने वाला है जो, ठीक है। इसके बाद ये तो बेसिक चल रहा है पूरा, ठीक है। एंजियोटेंसिन की बात करें तो कैप्टोप्रिल, ठीक है। और जो एल डोपा हो गया तो फिर कार्बिडोपा, ठीक है, कार्बिडोपा। सो ये क्या हो गया एग्जांपल्स हो गए बेसिकली कॉम्पिटिटिव में भी कौन से इक्विलिब्रियम टाइप के। नेक्स्ट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नॉन इक्विलिब्रियम टाइप।
non-equilibrium type in non-equilibrium inhibitors we basically have OP poisoning, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है। क्या होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स और जो फार्मर्स लोग स्प्रे करते हैं, ठीक है, अपने फील्ड्स में या फार्म्स में, तो उससे क्या होता है, उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहते हैं, और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रहते हैं ये ईस्टरिक साइड से बाइंड करते हैं। किससे? ईस्टरिक साइड से बाइंड करते हैं, ईस्टरिक साइड्स ऑफ कोलिनेस्टरेजेस, कोलिनेस्टरेजेस। और मैंने क्या बताया था कि ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं उनके साथ, ये नॉन ब्रेकेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ये जो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप के होते हैं, इनको क्या रहता है, सबस्ट्रेट बाहर नहीं निकाल पाता है। सो ईस्टरिक साइड्स ऑफ कोलिनेस्टरेज से हो गया। तो ये ओपी पॉइजनिंग वेरी कॉमन है, बहुत कॉमन होती है ओपी पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, वो है नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट। डिहाइड्रोफोलेट जो रिडक्टेज एंजाइम होता है, ठीक है, जिससे कि हमारा फोलिक एसिड डिहाइड्रोफोलिक एसिड आके बाइंड करता है, ठीक है। तो जो मेथोट्रेक्सेट होता है उसकी 50,000 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी रहती है किसके, डाइहाइड्रोफोलेट से बाइंड करने की। तो ये नॉर्मल सी बात है, फोलिक एसिड जो है वो क्या करेगा, बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो मेथोट्रेक्सेट का क्या होगा, अनब्रेकेबल बॉन्ड हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए किसके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वी बेसिकली हैव Now moving on towards the non-competitive inhibitor, we have digoxin, omeprazole, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम के लिए, और ये किसके लिए होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज ATP इसके लिए रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये एंजाइम्स हो गए, और ये क्या हो गए, उसके इनहिबिटर हो गए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। और इसमें एक और जो एग्जांपल आता है वो आता है डाइसल्फिराम। ये आप लोग बेसिकली पढ़ेंगे अल्कोहल के साथ इसकी जो रिएक्शन रहती है। डाइसल्फिराम जो रहता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है अल्कोहल के साथ, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स बेसिकली एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसके साथ अल्कोहल का ड्रग इंटरैक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के 6 टाइप्स हो गए, ठीक है, 5 टाइप्स हो गए। अब जो कल हम लोग या अगले लेक्चर में जो कि हम लोग बेसिकली देखेंगे वो एक आयन देखेंगे। नेक्स्टली जो 7th हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स देखेंगे, ट्रांसपोर्टर्स जो कि ये 2 छोटे हैं, और इसके बाद जो सबसे बड़ा है उसमें वो कौन सा है, रिसेप्टर मीडिएटेड हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो इसमें बेसिकली जो एंजाइम वाला है, उसके बाद जो रिसेप्टर वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।